हेलो एवरीवन। हमने इंडियन पिनल कोड के कुछ हिस्ट्री, कुछ थ्योरीज ऑफ क्रिमिनलिटी, इम्पॉर्टेंट जजमेंट्स, हमने वो सब देखा था। क्योंकि क्या होता है, जब भी हम एक बेस देखते हैं, बेसिक में से कुछ एक दो क्वेश्चंस आपके प्री में आपको देखने को मिल जाते हैं। उसके साथ साथ हमने अब आगे फर्दर एक नेक्स्ट लेवल में जाना है, जो एक ऐसे बेसिक में जाना है जो हम कभी समझ नहीं पाते, वो हम हमेशा एविडेंस चेक में करने लग जाते हैं और आईपीसी शुरू करने से पहले वो नहीं करते, जिसके कारण काफ़ी ज़्यादा इश्यू आता है हमें आईपीसी को समझने में या कोई भी क्रिमिनल लॉ को समझने में। तो हमने लास्ट जो देखा था, हिस्ट्री देखा था, हमने देखा था कि कौन कौन हमारे जूरिस्ट थे जिन्होंने क्या क्या किया, हमें क्या क्या बताया। फर्दर अभी हम कुछ जजमेंट देखेंगे, इंपॉर्टेंट जजमेंट के साथ साथ कुछ हम इंपॉर्टेंट थियोरीज देखेंगे। थियोरीज के साथ साथ हम कुछ उनकी एक्सेप्शंस भी देखेंगे और कुछ लीगल टर्म्स को देखेंगे। क्यों? क्योंकि कुछ लीगल टर्म हम पढ़ते आते हैं, पर वो लीगल टर्म की भी फर्दर कुछ एक्सेप्शंस हो सकती हैं, या फिर हमें लगता है कि वो लीगल टर्म ही हमारे आईपीसी में इम्प्लीमेंट होती हैं, पर क्या पता उसका कुछ पार्ट हमारे आईपीसी में इम्प्लीमेंट ना होता हो। हमें वो सारे के सारे डाउट्स आज क्लियर करने हैं। तो आज का सेशन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप ये सेशन समझ जाते हो तो गारंटी देता हूँ आगे आने वाले जितने भी आपके सेक्शंस होंगे टेक्निकल होंगे, क्योंकि टेक्निकल हैं, पर आपको समझ आएंगे काफ़ी ईजिली। तो हम फर्दर शुरू करते हैं। मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि हमारे इंडियन पिनल कोड में कुछ अमेंडमेंट्स हुई हैं, 3 चैप्टर्स अमेंड हुए हैं, बस उसके अलावा हमारा कुछ अमेंड नहीं हुआ। कुछ सेक्शंस में अमेंडमेंट हुई है, जैसे रेप लॉ में अमेंडमेंट हुई है, हमारा रेप लॉ को चेंज किया गया, उसमें अमेंड किया गया, उसकी डेफिनेशन को अमेंड किया गया, उनकी पनिशमेंट को अमेंड किया गया। पर अगर मैं सिर्फ चैप्टर्स की बात कर रहा हूँ, सिर्फ 3 चैप्टर्स ऐड हुए हैं। वो मैंने आपको चैप्टर्स विद चैप्टर नंबर मैंने आपको बता दिया था। अब हम फर्दर देखते हैं, क्या देखते हैं। मैं आपसे एक क्वेश्चन पुट करता हूं, तो इस क्वेश्चन का मुझे आंसर बताना क्या है। क्वेश्चन ये है कि जो एक एक्यूज्ड होता है और एक विक्टिम होता है, मतलब जो कंप्लेनेंट है या फिर जो एफआईआर जिसने लॉन्च की है ना, कोई भी केस में 2 पार्टीज होंगी, एक प्रोसिक्यूशन होगा और एक एक्यूज्ड होगा। हर एक केस में ऐसा ही होगा ना, प्रोसिक्यूशन और एक एक्यूज्ड। तो कहते जो ऑफेंस के चार्जेस लगे हैं एक्यूज्ड के ऊपर, तो वो चीज किसको प्रूव करना पड़ेगा कि ये चार्जेस जो हैं वो गलत हैं या ठीक हैं। तो ये किसको प्रूव करना पड़ेगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्योंकि हम फर्दर ऑफेंसेस करेंगे या जनरल एक्सेप्शन करेंगे, वो जनरल एक्सेप्शन या ऑफेंसेस बड़े इंपॉर्टेंट बन जाते हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। तो उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर है। बर्डन ऑफ प्रूफ क्या एक प्रोसिक्यूशन के ऊपर है, क्या बर्डन ऑफ प्रूफ एक एक्यूज के ऊपर है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। प्लस फर्दर इसके आगे मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट विल बी द स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ, कि हमारा स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ क्या है। अगर आप कुछ कमेंट्रीज पढ़ते हो, हमारे पास कुछ कमेंट्रीज हैं, कुछ बुक्स हैं, उन बुक्स में, उन कमेंट्रीज में हमें बता रखा है, उसमें अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, पर कुछ चीज़ें उसमें भी नहीं बता रखी। वो हमें रिसर्च करने से मिलती हैं या फिर हमारी थिंकिंग से, हमारे जूरिस्ट के रिसर्च वर्क से हम उन चीज़ों को निकालते हैं। तो आज हम पहले देखेंगे कि एक्यूज्ड को क्या प्रूफ करना पड़ेगा कि मैं गिल्टी नहीं हूं, या फिर प्रोसिक्यूशन को प्रूव करना पड़ेगा कि एक्यूज्ड ही गिल्टी है। तो हमारा ये सबसे पहले एक सबसे इंपॉर्टेंट केस आया था, जो सबसे लैंडमार्क जजमेंट है। वो इंपॉर्टेंट केस का नाम क्या है, उसका नाम प्लीज सभी लिखें। वुलमिंगटन वर्सेस डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूशन वर्सेस डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूशन। वुलमिंगटन वर्सेस डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूशन का ये केस था एक,
उस केस में क्या था, उस केस में बेसिकली मेन चीज यही हमारे पास आई, क्या ही हमारे पास, ये 1935 का केस है, ये 1935 का केस है। इसमें आया कि एक्यूज हैज टू प्रूव आई एम नॉट गिल्टी और इट्स बर्डन ऑफ प्रूफ ऑन द प्रोसिक्यूशन कि एक्यूज्ड ही गिल्टी है। तो एक हमारा ज्यूरिस्प्रूडेंस का एक लॉ है, एक ज्यूरिस्प्रूडेंस का एक प्रिंसिपल है, वो क्या कहता है कि 100 ऑफ एक्यूज्ड गो फ्री बट नॉट डिटेन्ड एनी इनोसेंट। 100 ऑफ एक्यूज्ड गो फ्री, 100 एक्यूज्ड है हमारे, वो फ्री हो जाएं पर हम किसी इनोसेंट को पनिशमेंट नहीं देंगे, किसी इनोसेंट को पनिशमेंट नहीं देंगे। तो इस केस में ये आया, कहते ये ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट है। हमारा क्रिमिनल लॉ क्या होता है, ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट होता है या नहीं होता, बिल्कुल होता है। तो कहते जो हमारा ऑफेंस अगेंस्ट एक्यूज्ड है, तो हम एक जनरल लॉ में ये मानते हैं, ये प्रिजम्पशन मानते हैं, एक्यूज जो हमारे पास आया है, कोर्ट में आया है, वो एक तरह से इनोसेंट है। जब तक उसका ऑफेंस प्रूव नहीं हो जाता तब तक वो क्या है, इनोसेंट है। पर उसका ऑफेंस प्रूव हो जाएगा, वो क्रिमिनल बन जाएगा। तो इसके साथ साथ इन्होंने हमें बताया कि बर्डन ऑफ प्रूफ अपॉन द प्रोसिक्यूशन, प्रोसिक्यूशन के ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ होगा, प्रूफ करने का कि दैट द एक्यूज्ड इज गिल्टी और नॉट। ये एक्यूज्ड के ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ नहीं आएगा, ये प्रोसिक्यूशन के ऊपर आएगा। बट देयर आर सम एक्सेप्शंस, देयर आर एक्सेप्शन लाइक जनरल एक्सेप्शंस। अगर आप देखते हो इन जनरल एक्सेप्शन, बर्डन ऑफ प्रूफ अपॉन लाइज ऑन, किसके ऊपर लाई करेगा, वो लाई करेगा एक्यूज के ऊपर, ना कि प्रोसिक्यूशन के ऊपर। एक्यूज को प्रूफ करना पड़ेगा कि मैं अनसाउंड माइंड का हूं, एक्यूज को प्रूफ करना पड़ेगा कि माइनर हूं, वो एक्यूज को बताना पड़ेगा, वो प्रोसिक्यूशन प्रूफ नहीं करेगा, वो एक्यूज प्रूफ करेगा। तो इस केस में डायरेक्ट इन्होंने कहा कि जो बर्डन ऑफ प्रूफ होता है वो किसके ऊपर लाई करता है, वो लाई करता है प्रोसिक्यूशन के ऊपर। पहले क्या होता था, पहले एक्यूज के ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ आता था, एक्यूज को प्रूफ करना होता था कि हां मैं लाइबल नहीं हूं, मेरे ऊपर किसी ने केस फाइल कर दिया, मुझे प्रूफ करना होगा कि मैं लाइबल नहीं हूं। क्या ये चीज ठीक थी? ये हमारे एक जनरल प्रिंसिपल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस को एक तरह से क्या कर रहा था, वायलेट कर रहा था। प्लस एक तरह से तो हम कह रहे हैं कि 100 एक्यूज को छोड़ दिया जाए पर एक इनोसेंट को डिटेन नहीं कर सकते आप। कहते इस लॉ को क्या कर रहा है, इस प्रोविजन को क्या कर रहा है, एक तरह से वायलेट कर रहा है। कहते आपस में आप कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हो बात को। तो इन्होंने वुल्मिंगटन वर्सेस डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूशन 1935 का केस है, इसमें डायरेक्ट इन्होंने बता दिया, क्या बता दिया कि बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज ऑन प्रोसिक्यूशन। ये चीज याद रखना। तो अब क्वेश्चन राइज होता है, व्हाट विल बी द स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ? क्या है हमारा स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ? स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ व्हाट विल बी द स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ? हमारा स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ है क्या? सबसे पहले बियॉन्ड अ शैडो ऑफ डाउट। हमारे 4 तरह के स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ होते हैं। कितने तरह के होते हैं? 4 टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ होते हैं। पहला है बियॉन्ड अ शैडो ऑफ डाउट, सेकंड है हमारे पास बियॉन्ड अ रीजनेबल डाउट, थर्ड है हमारे पास मियर बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी। मियर बैलेंस
ऑफ प्रोबेबिलिटी। फोर्थ है हमारे पास प्रोपेंड्रेंस, फोर्थ है हमारे पास प्रोपेंड्रेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी, प्रोपेंड्रेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो हमारे चार तरह के स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ हैं। तो पहला स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ हमें क्या बता रहा है, बियॉन्ड अ शैडो ऑफ डाउट। इसका मतलब क्या होता है बियॉन्ड ऑफ शैडो ऑफ डाउट का? बियॉन्ड अ शैडो ऑफ डाउट का मतलब है कि एक इंसान का एक भी एविडेंस हमें नहीं मिला, एक भी एविडेंस नहीं मिला, तो क्या कर दिया जाएगा? उसको छोड़ दिया जाएगा, उसको छोड़ दिया जाएगा। कहते अगर जैसे कि एक इंसान ने मर्डर किया, चाकू से मर्डर किया, उसने चाकू को कहीं छुपा दिया, वो चाकू नहीं मिला, कहते इस बात में उसको छोड़ दिया जाएगा। कहते कि हाँ वो लायबल नहीं है। बियॉन्ड अ रीजनेबल डाउट, बियॉन्ड अ रीजनेबल डाउट का मतलब क्या होता है? तो इसमें एक तरह से रीजनेबल प्रूडेंट पर्सन के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि हाँ चाकू चाहे नहीं मिला, पर इंसान के सर्कमस्टांशियल एविडेंस, उन सब चीज़ों से हमें पता चल रहा है कि वही इंसान क्या है, वो इंसान रिस्पॉन्सिबल है, वो इंसान ने एक तरह से ऑफेंस किया है, हमें वो बियॉन्ड अ रीजनेबल डाउट बता रहा है। जैसे हम कहते हैं ना, नॉर्मल प्रूडेंट पर्सन भी समझ आएगा स्टोरी देख के कि यही क्रिमिनल था। तो एक तरह से नॉर्मल प्रूडेंट पर्सन के अकॉर्डिंग वही क्या था, क्रिमिनल था। मियर बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी, मियर बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है? 50-50, 50% चांसेस थे कि ये लायबल है, 50% चांसेस थे ये लायबल नहीं है। अभी हम देखेंगे क्रिमिनल लॉ में कौन सा स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ हमारे अवेल होता है, कौन सा नहीं होता, हमने वो चेक करना है। उसके बाद अगला है प्रोपेंड्रेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी। प्रोपेंड्रेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है कि 60 to 65% चांसेस थे कि उसने ही एक एक्ट किया है, 40% चांसेस थे कि उसने एक्ट नहीं किया। उसको हम कहते हैं प्रोपेंड्रेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो उसको हम प्रोपेंड्रेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी कहते हैं। तो हमें समझ आ गया कि क्या क्या चीज़ है, कैसे कैसे हम स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ मानते थे। पर हमारे इंडिया में दो तरह के प्रूफ ही, स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ ही चलते हैं। सबसे पहला प्रूफ है हमारा बियॉन्ड अ रीजनेबल डाउट। हमारे इंडिया में एक तो ये अवेल होता है, एक दूसरा है प्रोपेंड्रेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी, दूसरा ये अवेल होता है। अब इनमें भी क्रिमिनल लॉ में सिर्फ एक ही स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ इंप्लीमेंट होता है, वो कौन सा है? बियॉन्ड अ रीजनेबल डाउट, बियॉन्ड अ रीजनेबल डाउट। अगर मैं बियॉन्ड अ शैडो ऑफ डाउट की बात करूं, उसमें अगर हम बोल दें कि अगर एक भी चीज नहीं मिली, एक भी चीज एविडेंस की नहीं मिली, बस एक्यूज को छोड़ दिया जाए, तो मैं कहता हूं 90% एक्यूज छूट जाएंगे। या फिर हमने ये बोल दिया कि अगर एक भी चीज मिल जाए, सपोज करो किसी क्रिमिनल ने मर्डर करके किसी के घर में चाकू फेंक दिया, चाकू उनके घर में मिला, उन्होंने कहा चाकू आपके घर में मिला, बस आपको कन्विक्ट किया जाएगा। ये चीज़ भी तो गलत है, दोनों चीज़ गलत है। अगर एक चीज़ भी नहीं मिली, अगर एक चीज़ भी मिली, तो दोनों केसेस को अगर हम देखें, अगर दोनों केसेस में एक में हम छोड़ ही रहे हैं कि हाँ सारे एविडेंसेस तेरे अगेंस्ट थे पर एक नहीं था, तब तुझे छोड़ देंगे। या फिर सिर्फ एक ही एविडेंस आपके अगेंस्ट था, बाकी कोई भी एविडेंस नहीं थे, तब भी हम आपको कन्विक्ट कर रहे हैं, तब भी आपको हम एक्विटल कर रहे हैं, तो दोनों चीज़ क्या है? गलत है। पर अगर मैं बात करूं बियॉन्ड अ रीजनेबल डाउट की, कहते हैं बियॉन्ड अ रीजनेबल डाउट में क्या है? आपके सर्कमस्टांसेस हमें बता रहे हैं कि आपने ही क्या किया, ऑफेंस किया, आपने क्या किया, ऑफेंस किया। चाहे उसमें एक दो चीज़ें हमें नहीं मिली, चाहे एक दो चीज़ें हमने ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन हमें नहीं प्राप्त हुई, तो कहते उस चीज़ को देख के अगर हम इंसान को
कन्विक्ट नहीं कर रहे, वो भी क्या हो जाएगा, वो एक लॉ के अगेंस्ट हो जाएगा। तो हमारे इंडिया में बियॉन्ड रीजनेबल डाउट को स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ माना जाता है, और प्रोपेंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी कि कितनी प्रोपेंडरेंस था, कितनी प्रोबेबिलिटी थी, 60-40 थी। इसमें एक तरह से 60-40 की क्या होती है, आपकी वेटेज रहती है कि 60% प्रोबेबिलिटी थी कि उस इंसान ने क्या किया है, ऑफेंस किया है। तो हमारा प्रोपेंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी क्रिमिनल लॉ में नहीं चलता, वो हमारा कौन से लॉ में चलता है, सिविल लॉ में चलता है। और हमारा बियॉन्ड अ रीजनेबल डाउट स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ कहां पर चलता है, क्रिमिनल लॉ में चलता है। समझ आया? तो अब इसके ऊपर एक हमारी इंडियन जजमेंट भी है, उस जजमेंट का नाम है ऋषिकेश सिंह वर्सेस स्टेट। ऋषिकेश सिंह वर्सेस स्टेट, ये जजमेंट हमारी 1968 की जजमेंट है। ऋषिकेश सिंह वर्सेस स्टेट कौन सी जजमेंट है, हमारी 1968 की जजमेंट है। तो इसमें इन्होंने कहा कि प्रोसिक्यूशन को प्रूफ करना पड़ेगा, केस बियॉन्ड रीजनेबल डाउट करना पड़ेगा, और बर्डन ऑफ प्रूफ हमेशा किसके ऊपर रहेगा, प्रोसिक्यूशन के ऊपर ही रहेगा। किसके ऊपर रहेगा, प्रोसिक्यूशन के ऊपर रहेगा। तो बियॉन्ड रीजनेबल डाउट मींस, बियॉन्ड रीजनेबल डाउट का मतलब क्या होता है, बियॉन्ड रीजनेबल डाउट का मतलब होता है बेस्ड ऑन रीजंस। क्या रीजन था, क्या इंटेंशन थी, क्या मोटिव था, कैसे प्रेपरेशन की, कैसे एक्ट किया, चाहे उसमें उनको वेपन नहीं मिला। तो बियॉन्ड रीजनेबल डाउट मींस बेस्ड ऑन रीजन बट नॉट ऑन सस्पिशियस, नॉट ऑन कंजेक्चर्स, नॉट ऑन सस्पिशन, शक। मैंने कहा शायद उसने मर्डर किया हो सकता है, शायद उसने कोई ये एक्ट किया हो सकता है, जहां शायद आ जाए वो आपका बियॉन्ड रीजनेबल डाउट नहीं है। शायद वो चोर होगा, नहीं, ये प्रूव नहीं करना, बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव करना है। मतलब एक रीजनेबल पर्सन के अकॉर्डिंग अगर हम आगे एक फर्दर स्टेप लेते हैं तो आपका एक बियॉन्ड रीजनेबल डाउट बन जाता है कि उसका एक मोटिव था, उसकी एक इंटेंशन थी, उसका जो उसने एक्ट किया, उसने एक्ट इसलिए किया क्योंकि उसकी एक बैड इंटेंशन थी, उसने एक्ट किया क्यों किया, कोई रीजन था उसके पीछे, एक डिजायर थी उसकी उस एक्ट को करने की। कहते जहां डिजायर आ जाए, जहां इंटेंशन आ जाए, जहां मोटिव आ जाए, जहां प्रेपरेशन आ जाए, जहां उसने एक्ट कर दिया, चाहे उस एक्ट जो उसने किया, जो उस एक्ट का एक वेपन था, उसने हमें नहीं मिला, कहते मैटर नहीं करेगा। एक भूखा इंसान है, 10 दिनों से भूखा था, उसने ब्रेड का पैकेट चोरी किया, उसकी कहीं ना कहीं डिजायर थी, कहीं ना कहीं इंटेंशन थी, उसने प्रेपरेशन की, उसने एक्ट किया, चाहे वो बाद में पकड़ा गया। उसने कहा कि हाँ मैं 20 दिन से भूखा था, तो कहीं ना कहीं हमें एक नॉर्मल प्रूडेंट पर्सन के अकॉर्डिंग लग रहा है कि उसने जो एक्ट किया होगा उसका एक मेन मोटिव है, मेन रीजन है, मेन इंटेंशन है उसको एक्ट करने की। चाहे हमारे पास कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं था, पर एक दो विटनेस उधर थे, उन्होंने देखा कि हाँ उसने कहीं ना कहीं ब्रेड पैकेट उठा के भाग रहा था, उसका कंडक्ट दिख रहा था कि वो भाग रहा है तो चोरी करके भाग रहा होगा। तो नॉर्मल प्रूडेंट पर्सन के अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं वो रीजनेबल डाउट क्या हो रहा है कि उसने ही चोरी की होगी। तो बियॉन्ड अ रीजनेबल डाउट हमने इस चीज को प्रूफ किया। जहां पर ये चीज प्रूफ हो जाए बियॉन्ड अ रीजनेबल डाउट, कहीं ना कहीं आप क्या हो जाते हो, लाइबल हो जाते हो, किसके लिए, ऑफेंस के लिए। तो ये हमें समझ आ गया कि बियॉन्ड अ रीजनेबल डाउट मींस बेस्ड ऑन रीजंस बट नॉट ऑन सस्पिशन, नॉट ऑन कंजेक्चर्स। तो ये हमारी जजमेंट थी। कौन सी जजमेंट थी? बेसिकली ऋषिकेश सिंह वर्सेस स्टेट 1968 की जजमेंट थी। अब हमने कहा बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होता है? बर्डन ऑफ प्रूफ होता है प्रोसिक्यूशन के ऊपर। मैंने आपको ये चीज बताई, पर हमारा लॉ जब जब बनता है तब तब कुछ एक्सेप्शंस बनानी पड़ती हैं। तो इसकी भी हमारे पास एक्सेप्शंस हैं। देयर आर मैनी एक्सेप्शंस जहां पर प्रोसिक्यूशन को प्रूव नहीं करना कि वो गलत है, उधर एक्यूज को प्रूव करना पड़ेगा कि मैं ठीक हूं, मैं गलत नहीं हूं। तो ये एक्यूज के ऊपर कुछ एक्सेप्शंस आ जाती हैं जो हमारे इंडियन एविडेंस एक्ट में बता रखी हैं। देयर आर सम एक्सेप्शंस। वो एक्सेप्शंस काफी इंपॉर्टेंट है हमारे पास।
ये एक्सेप्शंस हमें कहीं देखने को नहीं मिलती। ये जब आप पढ़ते हो, जब आप सारे के सारे लॉज पढ़ते हो, तब आप इन सेक्शंस को एक साथ इकट्ठा करते हो, तब आप इंटरलिंक करते हो। और याद रखना, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि इन लैंडमार्क जजमेंट वुल्मिंगटन वर्सेस डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूशन 1935 सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट, क्या हेल्ड किया, और इज देयर एनी एक्सेप्शंस टू दैट रूल कि एक्यूज्ड को प्रूव नहीं करना, प्रोसिक्यूशन को प्रूव करना है। तो देयर आर मेनी एक्सेप्शंस। तो हम इंपॉर्टेंट एक्सेप्शंस देख रहे हैं इंडियन एविडेंस एक्ट की। तो हमारे पास पहली एक्सेप्शन इंडियन एविडेंस एक्ट में कौन सी है? पहली एक्सेप्शन है हमारे पास सेक्शन 113A। हमारे पास पहली एक्सेप्शन है सेक्शन 113A। अब उस एक्सेप्शन में क्या है? विद इन 7 ईयर ऑफ मैरिज अगर हस्बैंड क्रुएलिटी करता है, 7 साल की मैरिज के दौरान अगर हस्बैंड क्या करता है, क्रुएलिटी कर रहा है, तो वो प्रूफ किसको करना पड़ेगा? वो प्रूफ करना पड़ेगा एक्यूज्ड को। वो एक्यूज्ड को प्रूफ करना पड़ेगा कि मैंने क्रुएलिटी नहीं की। ऐसे ही हमारे पास एक एक्सेप्शन हो रहा है सेक्शन 113B। सेक्शन 113B 113B में अगर डाउरी डेथ होती है, डाउरी डेथ के एलिगेशन आपके ऊपर लगते हैं, तो ये भी किसको प्रूफ करना पड़ेगा? ये भी एक्यूज्ड को प्रूफ करना पड़ेगा कि मैंने डाउरी डेथ नहीं की, मैंने डाउरी नहीं मांगी, डाउरी की वजह से मैंने उसको नहीं मारा, मैंने उसको मारा ही नहीं। वो किसको प्रूफ करना पड़ेगा? एक्यूज्ड को। उसके बाद सेक्शन 114A, सेक्शन 114A रेप। रेप में कंसेंट थी या नहीं थी लड़के की? एक्यूज की कंसेंट थी या नहीं थी? वो भी किसको प्रूफ करना पड़ेगा? एक्यूज्ड को प्रूफ करना पड़ेगा, ना कि प्रोसिक्यूशन को। तो देयर आर सम एक्सेप्शंस टू दैट रूल। तो ये एक्सेप्शन थी। ऐसे तो काफी सारी एक्सेप्शन है, 110A भी हमारे पास एक्सेप्शन है। तो ऐसे हमारे पास काफी एक्सेप्शंस हैं, पर ये एक्सेप्शंस आपको पेपर में लिख के आनी है। अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट विल बी द स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ, आपको स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ बताने चारों के चार कि हमारे पास 4 तरह के स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ हैं, पर हमारे पास एक स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ हमारे क्रिमिनल लॉ में अवेल होता है। वो कौन सा है? बियॉन्ड ए रीजनेबल डाउट। हाँ, प्रोपेंडेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी भी हमारे इंडियन पिनल कोड में अप्लाई हो सकता है। वो मैं आपको आगे जाके बताऊंगा कैसे। सिर्फ कुछ जगहों में वो चीज़ अप्लाई होती है, सभी जगहों में वो चीज़ अप्लाई नहीं होती। ये चीज़ याद रखना, ठीक है? तो देखेंगे किन किन जगहों में वो चीज़ अप्लाई होती है आपकी। उसके बाद अगर आप देखते हो कि जो ये एक्सेप्शंस बनाएगी, ये ऑब्वियसली हमें पता चल रहा है कि अमेंडमेंट्स होके आई हैं हमारे पास। तो ये एक्सेप्शंस जो हमारी बनती हैं वो पब्लिक पॉलिसी को देख के बनती हैं, पब्लिक के हित के लिए बनती हैं, पब्लिक के वेलफेयर के लिए बनती हैं। तो इसलिए इन एक्सेप्शंस को बनाया गया। अभी तक सभी को समझ आया हो, आई होप सभी समझ गए हो कि हमारा स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ क्या है, हमारा जो एक्यूज्ड होता है क्या उसको प्रूफ करना होता है या प्रोसिक्यूशन को प्रूफ करना होता है, और एक्यूज को कब कब प्रूफ करना होता है, हमने ये भी देखा। तो मैंने आपको बताया था कि प्रोपेंडेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी कब हमारा क्रिमिनल लॉ में अप्लाई होता है। तो कुछ केसेस में होता है, जैसे कि जनरल एक्सेप्शंस। हमारे पास इंडियन पिनल कोड में जनरल एक्सेप्शंस हैं, जैसे अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, माइनर, मिस्टेक ऑफ फैक्ट। उसमें भी फर्दर हमारे पास हम उनको टाइप्स देख के पढ़ेंगे कि कौन कौन सी टाइप्स किस किस तरीके से अवेल होती है। तो प्रोपेंडेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी इन जनरल रूल आईपीसी में अप्लाई नहीं होता, बट देयर आर एक्सेप्शंस, वहाँ अप्लाई होता है। तो हमारे आईपीसी में एज ए जनरल रूल स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ कौन सा अप्लाई होता है? बियॉन्ड अ रीजनेबल डाउट। वो हमारा आईपीसी में आता है। तो हम ये इंडियन एविडेंस एक्ट में बड़े अच्छे से देखेंगे, ये सब चीज़ें बड़े डेप्थ में जाके करेंगे कि हमें समझ आ जाए कि एक ऑफेंस को प्रूव कैसे करते हैं, एक ऑफेंस को हम देखते कैसे हैं। वो हम कहाँ देखेंगे? हम ये इंडियन एविडेंस एक्ट में भी पढ़ेंगे। हमने कुछ एक्सेप्शंस देखी, एक्सेप्शंस के साथ साथ हमने कुछ जजमेंट्स देखी। तो ये आज के लिए हमने ये पूरा का पूरा एक कंक्लूजन देखा, एक टॉपिक देखा। अब हम फर्दर देखते हैं नेक्स्ट क्लास में हम एक मैगजीन करेंगे, एक्टर्स नोन फेसियर ट्रीम निसी मैनसेट्रिया। उसको हम तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे और उसकी हम इंटरप्रिटेशन निकालेंगे कि वो कहना क्या चाह रहा है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।
ठीक है। अगर कोई भी आपको डाउट हो तो प्लीज़ मुझे बताएं कि आपके डाउट्स क्या हैं। देखो ये पीपीटी में आपको जो भी मैं वाइट बोर्ड में करवा रहा हूँ वो सब आपका इसमें पेन डाउन है, तो आप इस पीपीटी को चेक करते रहें। तो मैं एक पीपीटी पूरी प्रॉपर तरीके से आपके नोट्स की तरह बना रहा हूँ कि आपको आगे जाके कोई भी दिक्कत ना हो, कोई भी दिक्कत ना हो, कोई भी आपको डाउट ना रहे, ठीक है। तो क्लास में जो है वो भी आप लिखते रहें, ठीक है। जो मैं क्लास में लिखवा रहा हूँ वो भी लिखते रहें, प्लस पीपीटी भी पढ़ते रहें, आपकी एक डबल नॉलेज हो जाएगी, ठीक है। तो हाँ जी, यस, आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन। कल के लेक्चर में हम देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।